गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है डैट इज़ डोपिंग बच्चे। तो हमारा डोपिंग टॉपिक के बारे में हमने पढ़ना है इसमें। तो डोपिंग बेसिकली होता क्या है? डोपिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको कुछ अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। जैसे सपोज कोई रिले दौड़ रहा है, एक रिले में दौड़ रहा है, रिले में बहुत फास्ट दौड़ना पड़ता है ना बच्चे। स्टेमिना भी जैसे कोई आपने मैराथन मैराथन ज्वाइन किया है, मैराथन में आपको 24 25 30 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो मैराथन के लिए, तो उसके लिए आपको फिटनेस चाहिए बच्चे। आपकी एकदम से ब्रेथ एकदम से थक ना जाए, आप थक जाओगे तो आप कैसे दौड़ोगे, है ना। तो वैसे ही रेसलिंग होती है, बॉक्सिंग होती है, उसमें एकदम से एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ मेडिसिन को बॉडी में इंटेक कराते हैं, और जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पे उनको वो पेन, अगर हम नॉर्मल विदाउट एनी कोई डोपिंग है या कोई हमने मेडिसिन नहीं खाई है, तो अगर हम रन कर रहे हैं तो हम जब थक जाएंगे तो हमारी बॉडी कहेगी कि हम थक चुके हैं। और हमारी नर्व्स माइंड को, दिमाग को एनर्जी देती है कि मतलब एक सिग्नल देती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह इन्फॉर्म में नर्व इम्पल्स मैसेज भेजती है कि बस अब रुक जाओ, नहीं तो आपकी बॉडी में डैमेज होने के, इंजरी होने के चांसेस हैं। तो आप स्टॉप कर जाते हो। पर जब हम डोपिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो न्यूरो सिस्टम होता है, हमारा मोटर नर्व्स जो हमारी होती हैं, जो मैसेज भेजती है ब्रेन को, और ब्रेन से जो बॉडी पार्ट्स को मैसेज आता है कि आप रुक जाओ या ये बॉडी पार्ट को नहीं मूव करो, वो जो हमारा होता है न्यूरन सिस्टम जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम, तो न्यूरो सिस्टम भी कहते हैं इसको। तो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो हम एकदम से रिएक्ट नहीं कर पाते और हमारी उतनी देर में रेसिंग भी कंप्लीट हो जाती है। और हम ये उसका साइड इफेक्ट बाद में पता चलता है कि अगर हमने एक्स्ट्रा जो दौड़ा उस स्पीड में, या हमारी बॉडी नहीं कर पा रही थी, तो हमने वो चीज़ तो कर ली, दौड़ ली, हम जीत भी गए, पर उसका हमारी बॉडी पे इंजरी होने के चांस होता है। पर उस समय जब ओलंपिक्स होता है, कोई बड़े इवेंट्स होते हैं, तो प्लेयर स्पोर्ट्स पर्सन कभी कभी अपने परफॉर्मेंस को जीतने के लिए, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, जीतने के लिए डोपिंग का सहारा ले लेते हैं। और कभी कभी मैक्सिमम केसेस में पकड़े जाते हैं, पर कुछ कुछ बच भी जाते हैं कभी कभी, तो वो नहीं फंसते। पर मैक्सिमम केस में जो फंसते हैं उनका करियर बैन हो जाता है। तो हमें कभी भी ऐसी चीज़ डोपिंग से दूर रहना चाहिए। बेशक आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दी स्पोर्ट्स में, पर डोपिंग या कोई मेडिसिन लेने से, कोई ड्रग एक्स्ट्रा लेने से हमारी बॉडी में, तो हम परफॉर्मेंस तो दे देंगे, पर कल को अगर पता चले तो वो हमारे लिए एक इंसल्ट की बात हो जाती है, कंट्री के लिए, नेशन के लिए भी, और आपके लिए भी, और लाइफ टाइम बैन भी लग जाता है। अब डोपिंग है क्या बेसिकली बच्चे? डोपिंग का मतलब है कि बेसिकली आप कोई ऐसी मेडिसिन का उपयोग करें हमारे शरीर के अंदर, जिसको हम लेने से हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। तो बेसिकली क्या है, अब उसके लिए क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे करते हैं, वो सारी हम डोपिंग के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो डोपिंग की डेफिनेशन पे आ जाता है सबसे पहले। तो डेफिनेशन ऑफ डोपिंग बाय आईओसी, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या है डोपिंग की। डोपिंग इज द एडमिनिस्ट्रेशन टू और द यूज ऑफ कंपेटिंग एथलीट, यूज बाई या कंपीटिंग एथलीट, मैंने बताया आपको एथलीट स्पोर्ट्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको। तो यूज बाई कंपीटिंग एथलीट ऑफ एनी सब्सटेंस फॉरेन टू द बॉडी। फॉरेन मतलब टू द बॉडी, मतलब कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं जो नॉर्मली आप यूज़ नहीं करते। तो जब आप उसको यूज़ नहीं करते, तो एकदम से यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम ऐसा फॉरेन मटेरियल बोलते हैं। तो ऑन एनी सब्सटेंस फॉरेन टू द बॉडी और एनी फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस टेकन इन एबनॉर्मल क्वांटिटी और बाई एनी एबनॉर्मल रूट ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी, जैसे इंजेक्शन से लेते हैं या कोई भी तरीके से। तो ये हमारे लिए एक बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल है, क्योंकि नॉर्मली हम उन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। पर अगर हम उसको ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? तो ये चीज़ पे क्या समझिए कि भाई फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस है, तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस, जैसे आप रनिंग कर रहे हैं तो आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, थकावट नहीं होगी, आपको फैटिग नहीं आएगा, या आप ज़्यादा एनर्जेटिक, बॉक्सिंग है तो ज़्यादा एनर्जी होगी आप में, तो आपकी परफॉर्मेंस तो बेस्ट हो जाएगी। पर वो हमारी बॉडी में एक हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, और वो एक सॉर्ट ऑफ चीटिंग है, क्योंकि दूसरे पर्सन ने वैसा नहीं किया है, तो वो ऑब्वियसली वो लूज करेगा मैच को, ठीक है बच्चे। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है विद द सोल इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग इन द आर्टिफिशियल एंड अनफेयर मैनर हिज हर परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिशन। तो बेसिकली मेन रीजन क्यों होता है डोपिंग की जाती है, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। पर दिस इज एन अनफेयर मीन, मतलब ये चीटिंग की बात है। फॉर्मल ड्रग टेस्टिंग इज बीइंग डन सिंस 1968। जब भी कोई इवेंट होना है, जैसे ओलंपिक से बड़े इवेंट होते हैं, तो वहाँ पर पहले ही टेस्टिंग की जाती है। जब आपने जीते हैं उसके बाद भी किया जाता है, और जैसे कोई स्पोर्ट्स से पहले भी आपको किया जाता है कि आप कहीं डोपिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो in 1972 at Munich Olympics, swimmer Rick Demont was stripped of a gold medal when ephedrine was found in his urine। तो जब बाद में वो एक स्पोर्ट जो हमारे स्विमर थे म्यूनिच ओलंपिक्स में, तो वहाँ पर उनका था रिक डेमोंट था, 2 दिन से गोल्ड मेडल को छीन लिया गया था, क्योंकि उनके यूरिन में एफिड्राइन नाम की एक ड्रग पाई गई थी। और दैट इज़ मतलब कि वो एक लाइक ऑफ डोपिंग की ही ड्रग है,
जो नॉर्मली कोई ले नहीं सकता, और उससे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर एंडोरेंस बढ़ जाती है उसकी, या स्टेमिना बढ़ गया होगा, तो ऐसा कुछ जो हमारे डोपिंग की ड्रग्स हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते ड्रग्स को। बेसिकली ड्रग तो नॉर्मली मेडिसिन होती है, पर अब अगर आप किसी मेडिसिन को ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो या कुछ ऐसा ड्रग ले रहे हो जिससे आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा इन्हांस हो रही है एज कम्पेयर टू नॉर्मल अदर कम्पिटिटर्स, तो वो एक सॉर्ट ऑफ डोपिंग ही कहलाई जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ही वॉज अनअवेयर दैट यूज ऑफ दिस ड्रग वुड रिजल्ट इन दैट डिस्क्वालिफिकेशन। तो उन्होंने ऐसे दवाई खा ली, किसी ने बोल दिया कि हाँ ले लो, तो उन्होंने ले ली, तो उससे उनको बाद में पता चला कि एनर्जी तो उसमें आई, पर उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो बड़े सारे स्पोर्ट्स पर्सन में को लोग बोलते हैं कि ये मेडिसिन खा लीजिए आप, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, कुछ नहीं है। तो आप कभी भी अगर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है तो आप ऐसी कभी भी चीज़ मेडिसिन नहीं खाइए विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। अच्छा, उसके बाद ही हैड टेकन द मेडिसिन टू कंट्रोल हिज अस्थमा। तो उसने अपने अस्थमा की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए लिया था, पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि वो मेडिसिन अलाउड नहीं थी। इन 1988 एट सियोल ओलंपिक्स, बेन जॉनसन वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ अ गोल्ड मेडल एंड बैंड फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फॉर 2 ईयर्स। तो उनको 2 ईयर्स के लिए बैन कर दिया गया था और उनका गोल्ड मेडल भी ले लिया गया था। डिगो मैराडोना was banned from playing World Cup in 1994 in USA after he was found positive using ephedrine। तो उन्होंने फिर से वही वाला सेम ड्रग यूज़ किया गया है। Since then there are many cases of international sportsmen found positive using doping substances। तो उसके बाद से बहुत सारी बार, क्योंकि स्ट्रेस होता है सब स्पोर्ट्स पर्सन को, इतने साल से मेहनत कर रहे होते हैं और जीतना उनको लाना होता है, मेडल लाना होता है, सब लोग उन पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि दे गेट इन्वॉल्व। उनको डर लगता है कि हम पता नहीं जीत पाए नहीं जीत पाए, तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ड्रग्स में। और उस चक्कर में उनका जब टेस्ट, उनको ये नहीं याद रहता कि हमेशा उनका टेस्ट होगा ही होगा, और आजकल के लेबॉर्ट्री में हर चीज़ का पता चल जाता है, तो हर बंदा फिर बाद में गिल्टी फाइंड हो जाता है और उसकी ऊपर बैन कर दिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन में। एक तो करियर गया और इंसल्ट अलग से हो गई, और बेइज्जती नेशन की भी करा दी और अपनी भी करा दी। तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। लिस्ट ऑफ डोपिंग क्लासेज एंड मेथड्स। तो कौन कौन से मेथड हैं डोपिंग क्लासेस? सबसे पहले किस टाइप के होते हैं बच्चे? स्टिमुलेंट्स होते हैं। स्टिमुलेंट्स मैंने बताया आपको, जो नर्व की एक्टिविटी को चेंज करते हैं, मतलब उनकी स्पीड को जो दिमाग पे भेज रही है नर्व्स मैसेज, और मैसेज दिमाग से जो आ रहा है उनको स्लो कर देता है। तो हमारा सबसे पहला स्टिमुलेंट क्या है? साइकोमोटर स्टिमुलेंट। साइकोमोटर मतलब जो ऐसी मैसेजेस को इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए नर्व्स यूज होती है हमारी। दूसरा है सिम्फोथोमिनेटिक एमाइंस। तो ये भी एक टाइप के हमारे डोपिंग के हैं, स्टिमुलेंट्स टाइप ही हैं हमारे। और तीसरा है मिसलिनियस सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स इंक्लूडिंग कैफीन। ठीक है बच्चे, तो जो सेकंड था, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसको नाम को याद करने के लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। सिम्पैथोमिमेटिक एमाइंस, तो इसको याद करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर सेकंड आता है बच्चे नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नार्कोटिक एनाल्जेसिक एक नार्कोटिक्स के ब्रांड, आपको पता है जो भी पिछले दिनों जो पता चला था, नार्कोटिक्स ने बहुत सारे हीरो हीरोइन को पकड़ा था। तो ये वाले जो नॉर्मली ड्रग्स लेते हैं, ये नॉर्मली जो आपके एक्टर्स वेक्टर्स सब ये सब ले लेते हैं ताकि अपने स्ट्रेस से दूर हो जाए। तो नार्कोटिक्स का पूरा ब्रांच है हमारे गवर्नमेंट का, जो इस चीज़ पर नज़र रखता है कि ये मेडिसिन नॉर्मली सिर्फ पेशेंट्स को दी जाती हैं, ताकि जिनको बहुत पेन है और उनको दर्द से उनका माइंड स्लो हो जाता है और वो दर्द को महसूस नहीं कर पाता, तो उनको उसलिए दिया जाता है पेशेंट्स को। पर लोग अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए इन दवाइयों का, एनाल्जेसिक्स, इंग्लिश मेडिसिन को एनाल्जेसिक कहते हैं, तो उनका यूज़ करते हैं। तीसरा है सी है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो ये भी एक आपके एक टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स होता है। स्टेरॉइड्स हमारे बॉडी पार्ट्स के साइज़ को बढ़ाने के लिए, जैसे मसल्स बढ़ानी है, तो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा और भी हैं, बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, पेप्टाइड हार्मोन्स एंड एनालॉग्स, तो सारे आगे डिस्कस करूँगा मैं। उसके अलावा डोपिंग के मेथड्स को हमने पढ़ना है। तो भाई डोपिंग कैसे की जाती है? सबसे पहले है ब्लड डोपिंग, दूसरा है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। तो अलग अलग मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे हम डोपिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो वो चीज़ें अब आपको आगे दिखेंगी, सिर्फ आपने सुननी है, इनको करना किसी ने कुछ नहीं है। ठीक है बच्चे, तो उसके बाद आपका आता है बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं ड्रग्स में। अल्कोहल आता है, लोकल एनेस्थेटिक्स आते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, और अदर सब्सटेंसेस। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे एक सॉर्ट ऑफ डोपिंग के लिए सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है। अब डोपिंग क्लास में सबसे पहले आते हैं स्टिमुलेंट्स। तो बच्चे देखिए स्टिमुलेंट्स में क्या है, एम्फीहेटामाइन, कैफीन एंड कोकीन आर अमंग द मोस्ट कॉमन सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेंट्स। तो ये तीन आपके मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं। एम्फीहेटामाइन, ठीक है ना, एम्फेटामिन, जैसे आपको प्रोनाउंस करना आपकी मर्जी है, और दूसरी क्या कैफीन, और तीसरा कोकेन है। तो इन सबको हमारे नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स की जगह यूज़ किया जाता है। दे गेव वन अ फीलिंग ऑफ रिड्यूस्ड फैटिक, एग्रेसिवनेस। फैटिक होता है बच्चे थकना,
तो रिड्यूस फैटिग मतलब थकते लेट है। एग्रेसिवनेस एंड हॉस्टिलिटी, गुस्से मतलब हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं, हॉस्टिलिटी मतलब शांत से हो जाएंगे वो। द मेकिंग ऑफ पेन, द मेकिंग मास्किंग ऑफ पेन, पेन को दर्द को कम कर देते हैं। द फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो बंदा डरा हुआ है वो भी लगेगा उसको कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, पर एक्चुअल में वो फॉल्स होता है। और डिलेइंग फैटिग, फैटिग को थकाना, दूर थकावट को दूर, लेट होना, जैसे अगर किसी को अगर 15 मिनट थक जाएगा, जिसने ये सब चीज़ें की है वो 1 घंटे बाद थकेगा, तो उनकी फैटिग डिले हो जाती है। तो बेसिकली नॉर्मली एथलेटिक्स भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो दूसरा है आपका एम्पेटाइमिन, होता क्या है, तो इट मेक्स एथलीट्स फील मोर विगरस, विगरस होता है एक्टिव हो जाना, एनर्जेटिक होना एंड अलर्ट हो जाना। जैसे खो खो कबड्डी है, ऐसे टाइप की चीज़ें जिनमें जल्दी जाग मतलब एकदम से एक्टिव होना ज़रूरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स एम्फेटामिन्स एनहांस परफॉर्मेंस वे टास्क आर सिंपल रिपीटेटिव एंड सस्टेन्ड। तो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर टास्क बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, मतलब सेम टास्क को रिपीट करना है आपने, ठीक है बच्चे। सिंपल टास्क होने चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा उसको, बस रिपीटेटिव हो। बट दे कैन नॉट डू द सेम इन कॉम्प्लिकेटेड मैनुअर्स। तो जहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो, जहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो, उन चीज़ों में ये वाली चीज़ हमारी, ये वाली स्कीम हमारी नहीं लगती है, एंटीहिस्टामिन्स वाली। तो दे प्रोड्यूस मैनी अनडिजायरेबल इफेक्ट, तो इनके साइड इफेक्ट भी हैं बच्चे, देखिए क्या है। इरेगुलर हार्ट रेट, हार्ट रेट जो बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है। हीट एग्जॉशन, हीट बहुत निकलती है, हीट स्ट्रोक, ठीक है। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स में आते हैं। रेस्टलेसनेस, ठीक है। डिजीनेस, डिजीनेस थोड़ी नींद सी ऐसे आती रहती है, बंदे को नींद आती रहेगी। एंजाइटी, जैसे बार बार छोटी सी बात पे ज़्यादा टेंशन नहीं लग जाना। इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आना, ठीक है। उसके अलावा कन्फ्यूजन्स, बॉडी पेन, कोमा एंड सेरिब्रल हेमोफ्रेगिज, सेरिब्रल मतलब दिमाग से लेके कुछ स्लो हो जाना, दिमाग का रिप्लाई लेट हो जाना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी इसके साइड इफेक्ट में आती है। उसके अलावा कैफीन है, आपको पता है इसमें भी पाई जाती है, आपके जो आप कॉफ़ी पीते हैं। इट इज़ अ स्टिमुलेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज़ प्रेजेंट इन कॉफ़ी, टी, कोला ड्रिंक्स। तो इन सब में ये सारे हमारे जो हमारे कैफीन है ये सारे पाए जाते हैं। इट हैज़ बी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कैफीन इंक्रीजेज वर्क आउटपुट सेकेंडरी टू इंक्रीजेज। तो बेसिकली आपके वर्क आउटपुट को इम्प्रूव करता है कैफीन का, अगर आप इनटेक करते हैं, ठीक है बच्चे। और उसके अलावा क्या है हमारे, इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड दैट इट कॉजेज इंक्रीज पावर आउटपुट इन स्केलेटल मसल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स डायरेक्ट इफेक्ट। तो अगर आप डायरेक्टली खा ले कैफीन को, तो आपको जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, मसल है, वो अकाउंट सॉरी वो भी आपकी थोड़ी स्ट्रांग दिखती है, स्केलेटल मसल, ठीक है बच्चे। और मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम परमेबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ था एवरेज अमाउंट ऑफ कैफीन इन 1 कप ऑफ ब्रूड कॉफ़ी इज एक्सॉर्बिटेंटली 100 to 150 ग्राम। तो 100 से 150 ग्राम होती है कॉफ़ी में इसमें। और जो आपकी टी होती है इसमें 30 to 75 ग्राम तक पाई जाती है, कितनी, 30 to 75 ग्राम तक, ठीक है बच्चे। इसके बाद आपका जो आता है, जो आपकी इसमें नेक्स्ट है, अब इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होंगे। तो इसके साइड इफेक्ट क्या है बच्चे, देखिए। डिलेड स्लीप, इसकी नींद गायब हो जाती है आपकी, ठीक है। उसके अलावा आपकी क्या है, डिक्रीज एपेटाइट, भूख कम हो जाती है आपकी इसको खाने से, ठीक है। और हाई डोज क्या कर सकती है, नोशिया, डायरिया, तो हेडेक्स, नर्वसनेस, ये सब चीज़ें इसके साइड इफेक्ट है। कौन से वाले के होते हैं, कैफीन के, ठीक है। तो ये सारे हमारे कैफीन के साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसके बाद हमारा तीसरा आपको पता है कौन सा है, बताओ कौन सा वाला होगा, गेस करो। तो आपके सामने अभी आ जाएगा बच्चे, देखिए अगला वाला आपका ये स्टेप है। अगला वाला स्टेप आपका कोकेन का बच्चे। कोकेन देखिए क्या है, कोकेन इज अ सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेटेड कॉजिंग यूफोरिया। तो ये एक यूफोरिया की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। इंक्रीज स्पीड ऑफ पेरिफेरल रिफ्लेक्सेस एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। तो कोकेन क्या करता है, अपने हेल्थ जो आपका बीपी है उसको बढ़ाता है, ठीक है। और आपकी इसको बढ़ा देता है बच्चे, जो आपका ये होता है क्या कहते हैं इसको, जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट रेट है, इन सबको ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये इन सबको बढ़ाने के लिए लोग लेते हैं कोकेन को। इवन रिफ्लेक्सेस को बढ़ाता है। रिफ्लेक्सेस होता है बच्चे, जैसे कोई आपको गोलकीपर है, आप तो एकदम से बॉल लेके कोई आ रहा है और गोल किक मारा, तो आपकी एकदम से आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छा मोशन मूव करेगी, तो वो आपके उसके अंदर से वो उसको हटा सकता है, ठीक है बच्चे। उसके अलावा क्या है, इट कैन बी इंट्रावेसली एंड बाय इनहेलेशन। तो या तो इसको वेन में डायरेक्टली डाला जाता है इंजेक्शन के थ्रू, या इसको इनहेल किया जाता है। इट कैन प्रोड्यूस कोरोनरी वैसोस्पैस्म, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड सडन डेथ टू हाई डोज। तो अगर इसको ज़्यादा लिया जाए तो ये डेथ तक भी हो सकता है। और उसके अलावा ये वैसोप्रेशन और ये स्मॉल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है हेल्थ रिलेटेड, मायोकार्डियल
इन्फेक्शन, इन्फार्क्शन, INFAR, इन्फार्क्शन। तो ये हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स एंड रप्चर ऑफ एओर्टा, एओर्टा आपको बताया सबसे बड़ी जो हमारी आर्टरी होती है उसे हम एओर्टा कहते हैं। तो वो सब चीज़ों को भी ये रप्चर कर सकता है, डिप्रेशन में इंसान को डाल सकता है। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट है। उसके अलावा बच्चे नार्कोटिक एनाल्जेसिक पे आ जाइए आप। नार्कोटिक एनाल्जेसिक में देखिए, तो ये वाला पढ़ लेंगे खुद से, सिम्फोथेटिक मीन्स वाला खुद पढ़ लेंगे। तो नार्कोटिक वाले पे आ जाइए। तो ये क्या है, नार्कोटिक्स इंक्रीज द पेन थ्रेशोल्ड एंड प्रोड्यूस अ सडन रश ऑफ यूफोरिया। क्लिनिकली दे आर यूज टू रिलीव सेवियर पेन। तो पेन को कम करने के लिए मैंने बताया था आपको, नार्कोटिक्स की मेडिसिन उनको देते हैं डॉक्टर्स जिनके जैसे कैंसर है, किसी को बड़ी पेन हो रही है बॉडी में, तो लास्ट टाइम पे वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको ये दी जाती हैं ड्रग्स नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाली, जिनसे उनको वो बिल्कुल बेहोश टाइप रहते हैं और उनको पेन का एहसास कम होता है। पर लोग इसको नॉर्मली अपने लिए भी यूज़ कर लेते हैं, अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो ये वो हार्मफुल है हमारे उनके लिए, ठीक है। और इसके कुछ ना कुछ मोस्ट सीरियस एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन साइड इफेक्ट भी हैं इसके बहुत सारे, ठीक है बच्चे। इसके बाद एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये वाला है। तो देखिए दे आर एनालॉग्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन, विच हैव रिटेन्ड द एनाबॉलिक इफेक्ट्स एंड हैव रिड्यूस्ड एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स। मतलब बेसिकली सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। देयर इज लिमिटेड यूज ऑफ दीज सब्सटेंसेस फॉर थेरेप्यूटिक पर्पसेस एट प्रेजेंट टाइम, नर्वरलेस, ठीक है। दे कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय एथलीट्स टू एनहांस मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो बेसिकली ये मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के काम आते हैं। दे एक्टिवेट DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज और दे रिजल्ट इन द सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर RNA। तो ये मैसेंजर RNA को हमारी बॉडी में बनाने के काम आता है, विच फॉर्म्स द टेम्पलेट फॉर सब्सिक्वेंट प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली मैसेंजर RNA जब बन जाता है तो उसके उसी की वजह से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो उस चीज़ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको बॉडी मसल बनानी है और उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। तो ये जब ये सीख लेते हैं तो उसकी वजह से मैसेंजर RNA बन जाता है, और मैसेंजर RNA की वजह से यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो उनको बॉडी बनानी होती है बेसिकली। उसके अलावा क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या है उसकी कंट्रोवर्सी, दे कैन इंक्रीज बॉडी वेट एंड लीन मास विद एडिक्वेट डाइट। तो अगर डाइट के साथ इनको खाया जाए तो वो अपने पर्सन की जो वेट है उसको इम्प्रूव कर देता है, ठीक है बच्चे। दे कैन एनहांस मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर एनहांस करते हैं, मतलब इम्प्रूव कर देते हैं विद प्रॉपर डाइट, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज इन सम इंडिविजुअल्स। तो अगर प्रॉपर डाइट ली जाए तो ये उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। उसके अलावा क्या है देखिए, इसके बाद जो इसकी चीज़ है वो आनी है, दे कैन इंड्यूस एग्रेसिव बिहेवियर। तो ये एग्रेसिव बिहेवियर को भी इंड्यूस कर देते हैं पेशेंट्स में, ठीक है। मतलब जो लोग इसको लेंगे तो उनमें एग्रेसिव बिहेवियर भी आ जाता है, और कॉम्पिटिटिव एज उनमें आ जाता है कि स्पोर्ट्स में जीतना ही जीतना है। तो मतलब वो एक सेंस ऑफ आ जाता है कि मुझे जीत के लाना है मेडल। दे डू नॉट इंक्रीज एरोबिक पावर, एरोबिक पावर को इम्प्रूव नहीं करता है, ठीक है। द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैज़ बीन एसोसिएटेड विद सेवरल एडवर्स इफेक्ट। तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी है। ये तो अच्छे वाले बात बोल रहे थे, अब हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इट कैन रिड्यूस hepatocellular dysfunction, premature atherosclerosis, decrease in high density cholesterol levels, ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट, स्पर्म की काउंट कम हो जाते हैं, रिडक्शन इन टेस्टिकुलर लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो ये सारे के सारे इसके साइड इफेक्ट है। हेयर पोसेशन, एलोपेशिया एंड प्रीमेच्योर एपिहाइसील क्लोजर इन द चिल्ड्रन। तो ये सारी जो हार्मफुल हैं, इसमें बेसिकली श्रिंकेज ऑफ ब्रेस्ट भी हो जाती है फीमेल के केस में, ठीक है। तो ये सारे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी इंस्टेंसेस वेयर एथलीट्स डेवलप इरिसिस्टिबल डिज़ायर टू कंटिन्यू दिस ड्रग्स। मतलब वो जब एक बार आदत पड़ जाती है फिर तो वो चीज़ छूटती नहीं है बच्चे, है ना। उसके अलावा जो दो छोटे छोटे और बच्चे हैं वो हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, बेसिकली हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के काम आते हैं, एंजाइटी को और ट्रेमर्स को। देखिए बेसिकली ये कौन यूज़ करते हैं, आर्चर्स, गोल्फर्स। तो इनको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है फिंगर्स के ऊपर, ताकि वो जो शॉट मारनी है बिल्कुल उस जगह पर जाए। तो इसलिए ये लोग यूज़ करते हैं इनको। स्काई जंपर्स भी और स्कायर्स के लिए भी यूज़ होता है। और लास्ट आता है आपका डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स क्या है, बेसिकली दे आर यूज इन केस ऑफ, ये भी हाइपरटेंशन के केस में है और फ्लूइड रिटेंशन प्रॉब्लम के लिए। ये बेसिकली रेसलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग, जहाँ ताकत की बात होती है। एथलेटिक्स यूज दिस ड्रग्स टू लूज वेट एंड एंटर लेसर वेट कैटेगरी। वेट को लूज करने के काम में यूज़ करते हैं डायूरेटिक्स को, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू वॉश आउट अदर डोपिंग सब्सटेंसेज थ्रू यूरिन। जितने भी अंदर सब्सटेंसेज हैं, जैसे आपने कुछ डोपिंग लिया हुआ है तो इनको खाने से आपके वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद आता है
दे कैन कॉज डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि जब आपका सारा का सारा फ्लूइड में चीज़ें बाहर निकल रही हैं लिक्विड में यूरिन के साथ, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स कम हो जाते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देता है। ठीक है बच्चे, मसल क्रैम्प आ जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अब इसके बाद है टॉपिक आता है कि कैसे हम इसको इनटेक करते हैं, जो हमारे डोपिंग होती है तो कैसे करते हैं, तो वो मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूँगा।